क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स आर अनेबल टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन इस वीडियो में ना आप सिर्फ इन्हें जान भी पाएंगे बल्कि हर एक एमसीक्यू को विद इन 5 मिनट्स में सॉल्व भी कर पाएंगे। इसलिए इस एनालिसिस को आप मिस मत करना, क्योंकि पिछले 5 साल से यूपीएससी 15 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ही पूछ रहा है। बट 90% जो एस्पिरेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें फंस जाते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर देते समय, बिकॉज उनको कुछ बेसिक टर्म्स नहीं पता है या तो उन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। तो हमारा जो ये नोट्स है, आपको बेसिक नोट्स, ये आपको एक एनालिसिस भी प्रोवाइड करेगा। इवन एग्जाम के एक दिन पहले या तो आधा घंटा पहले भी आप पढ़ के जाओगे तो आपको हर चीजें याद भी रहेगी। एक माइंड मैप के थ्रू पे एक पेज में ही आपको बता दिया गया है और पीवाईक्यू के साथ एनालिसिस इसको बनाया भी गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। तो सबसे पहला हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन कहाँ पे मेंशन किया है? आर्टिकल 280 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 12 में। ठीक है, अब कौन फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं इनके। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। एवरी 5 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। और पीरियड इसका स्पेसिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट बताएगा कि ये कितने साल के लिए बनेगा, कब तक इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। क्या इसकी रिपोर्ट बाइंडिंग होती है? नहीं, इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है। प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना वो उसकी खुद की एक राइट है। लेकिन अगर यही रिपोर्ट फिर से प्रेसिडेंट ने रिटर्न फिर से ये फाइनेंस कमीशन के पास गई, फाइनेंस कमीशन फिर से रिकमेंडेट कर सकती है कि आपने इस चीज को फॉलो क्यों नहीं किया, तो प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको इग्नोर भी कर सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे पे बात करते हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये आर्टिकल 3152 323 में आता है, जो कि पार्ट 14 में आता है। याद रखना, पार्ट 14 एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसको? यूपीएससी को। और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। लेकिन जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करता है प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी रिमूव करता है प्रेसिडेंट। बस अपॉइंटमेंट में ही फर्क है, इतना चीजें आप दिमाग में क्लियर रखना। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। तो इस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज मेंशन है कि 50% जो मेंबर होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या तो कोई स्टेट ग्रेड ए के सर्विस के अंदर। समझे? ठीक है, चलिए मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 9 से 11 हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन को लेके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेन्योर कितना होगा इनका? 6 साल का होगा। कब तक हो सकते हैं? 65 ईयर्स तक के लिए। अब जो चेयरमैन है, क्या वो री एलिजिबल? अब वो री एलिजिबल नहीं होता कोई फर्दर अपॉइंटमेंट्स के लिए। ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे 6 ईयर है और 62 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। इनका आर्टिकल है आर्टिकल 324 पार्ट 15। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सेम चीज है, प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, अब इनका क्या काम है? कंडक्ट करवाना इलेक्शन। कहाँ कहाँ पे? पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंचायती राज में कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या मेंशन है? कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन बनेगा? नहीं मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से करती है। कितने मेंबर है? 3 मेंबर है, मल्टी मेंबर बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ द मेंबर। कोई भी मेंबर का टर्म्स भी नहीं आइडेंटिफाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर कौन डिफाइन करता है? प्रेसिडेंट डिफाइन करता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है कि इनके ना टेन्योर ना कंडीशन ऑफ सर्विस डिफाइंड है। ठीक है, बस इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। अब आपको यहाँ पे ये सोचना चाहिए क्यों इतना पावर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अभी हाल ही के न्यूज में था, 1952 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी रहा है कि हमेशा इंडिपेंडेंटली रोल किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए इंडिया में। बिकॉज ऑफ दैट कि रिमूवल जो उनका है, जो रिमूवल प्रोसीजर है, वो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो चुका है। ठीक है, सैलरी कितनी होती है? जितनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होती है। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर और 65 की एज तक होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, CAG की। ये आर्टिकल 148 में आता है, पार्ट 5 में आता है। 148 टू आर्टिकल 151 तक में आता है और पार्ट 5 है। अपॉइंटमेंट कौन करता है?
प्रेसिडेंट करता है। सैलरी इनकी किसके बराबर होती है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। इनका टेन्योर 6 ईयर का होता है और 65 ईयर इनकी रिटायरमेंट एज होती है। कहीं कहीं पे 70 भी वेरी करता है, वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो रिमूवल कौन करता है? इसका प्रेसिडेंट करता है। सेम एज ए सेम सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज की जो रिमूवल प्रोसीजर है बस उसी को फॉलो कर देगा, ठीक है। चलिए अब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 338 है और आर्टिकल 338A है, ठीक है। अब आर्टिकल 338 और 338A में फर्क क्या है, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेपरेट हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसका आर्टिकल है आर्टिकल 338A, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इन दोनों को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब इसमें एक मेंबर होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होता है और एक 3 अदर मेंबर्स होता है, ठीक है। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर। इनका ड्यूरेशन क्या होता है? 3 इयर्स का होता है। मोस्टली या मेनली ये रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या तो कोई एक एमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं जिनकी ओवर एज होती है, जिसकी वजह से ये क्वालिटी एक फुलफिल्ड कोई भी एक चीजें कर नहीं पाता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल 76 में आता है, पार्ट 5 में आता है। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। दोनों की सर्विस, जैसे कि सेंट्रल की जो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सेंट्रल की तरफ से होते हैं, तो पार्लियामेंट या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है कि इनका टेन्योर कितना रहेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है तो अटॉर्नी जनरल का भी ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाता है। सेम चीज स्टेट में भी हो जाती है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिजाइन करता तो ऑटोमेटिकली एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को रिजाइन करना पड़ जाता है। समझ गए? तो क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होनी चाहिए या तो जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होना चाहिए एडवोकेट जनरल का, ठीक है। तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट्स की और 10 ईयर का एडवोकेट हाई कोर्ट होने चाहिए। दोनों सेम चीज है, ये दोनों ये एडवोकेट जनरल के लिए भी लागू होता है, ठीक है। अब इन दोनों की टेन्योर का कैसे बताया था आपको, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है अटॉर्नी जनरल की और एडवोकेट जनरल की गवर्नर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इनका आर्टिकल है आर्टिकल 350B पार्ट 16 में आता है। याद रखिए आर्टिकल 350B पार्ट 16 में कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सर्विसेज और अलाउंसेस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ही नहीं करता है। तो कौन करता है? पार्लियामेंट डिफाइन कर सकती है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से 1957 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशंस बना। कब बना? 1957 में, ठीक है। इतना याद रहेगा। कब ये आया, कौन से अमेंडमेंट से आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं। तो अभी तक मैंने 3 अमेंडमेंट कर दिया है। जिनको भी पता हो कमेंट करके मुझे बता देना ये 3 अमेंडमेंट कौन कौन से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जीएसटी काउंसिल्स के ऊपर। जीएसटी काउंसिल्स का जो आर्टिकल है आर्टिकल 279A पार्ट 12 में आता है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से आया ये? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से आया। तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड फाइनेंस, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे या तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो इसके अंदर एक एज ए मेंबर रोल करेंगे। लेकिन जो डिसीजन होता है, जो मेजोरिटी जो डिसीजन होता है, जो 3/4 लिया जाता है, वो वेटेज ऑफ द वोट का सबसे ज्यादा जो इसमें वेटेज होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। देन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो 1/3 सेंट्रल का होता है, 2/3 स्टेट का होता है। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस करके लिख देना, सॉरी पीडीएफ चाहिए तो यस करके लिख देना, तो मैं इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर। एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है इनके पास कुछ पावर्स होती है जो वो एक्ट कर सकती है एज अ जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव रूल्स पे। और दूसरा ये एक एक्ट के थ्रू पे स्टैब्लिश्ड होती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से इसको स्टैब्लिश्ड किया गया है। तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है
या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? सर्विंग और रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। उसके बाद सर्विंग या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। 3 अदर्स होते हैं जिसमें से एक कंपलसरी वुमेन होनी ही होनी चाहिए। इसको आप ध्यान रखना, 1 वुमेन्स आर कंपलसरी फॉर इन मेंबर्स कमिटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, एक्स ऑफिसर जो मेंबर होते हैं इनके कौन कौन होते हैं? एनसीबीसी हो गए, एनसीएसटी हो गए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो गए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास, वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये सब इनके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर होते हैं। ठीक है, अब इनके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। स्टेट के लेवल पे कौन करता है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को गवर्नर करता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करते हैं, इनकी एक सिलेक्शन कमेटी होती है। उसमें कौन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो इसको चेयर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होंगे, और यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। इस चीज को एज इट इज याद कर लेना, यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सेम चीज हम चलते हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। इसमें भी 6 मेंबर कमेटी होती है। सीएम इसके चेयरमैन होता है, स्पीकर होती है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसके चेयरमैन जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज होते हैं जो एसएलए में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, और स्टेट ह्यूमन होम मिनिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स का होता है और एज 70 इयर्स तक एलिजिबल होता है। क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं? हाँ, रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। यही सेम चीज लागू होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी। अब इनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन करती है सेंट्रल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, और स्टेट करती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। आप मुझे ये बताइए कौन से अमेंडमेंट से ये चीजें आई थी कि सैलरी डिटरमाइन करेंगे सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, अब ये दोनों रेजिग्नेशन किसको देंगे? देखिए, इनका रेजिग्नेशन होगा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वो प्रेसिडेंट के पास होगा, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का होगा गवर्नर के पास। ठीक है, अब बात आती है कि इनके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। देखिए, चेयरमैन होते हैं और 2 अदर्स मेंबर होते हैं। अब जो चेयरमैन होते हैं या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होंगे, या तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, हाई कोर्ट हो सकते हैं। सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ एक्सपीरियंस 7 ईयर के लिए हो सकते हैं। ये किसके लिए है? ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब रही बात की इनकी केस के ऊपर, तो ये 6 मंथ के अंदर अंदर की कोई भी केसेस देख सकते हैं। सुओ मोटो इनके पास पावर है कि कोई भी केसेस को उठा के देखा जा सकता है। क्लासिक एग्जांपल है अभी का रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर से, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीबीआई की। देखो, सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था? समथाल कमेटी ने रिकमेंडेशन से सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये किससे हुआ? ये हुआ था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से हुआ था, ये 1946 से। ठीक है, ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है क्योंकि खुद से कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से अंदर आती है ये। ठीक है, अब ये 3 मेंबर की कमेटी होती है जो इनको अपॉइंट करती है। ठीक है, पहले में पीएम इसके चेयरमैन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होता है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी नहीं है तो हाईएस्ट मेंबर जो होगा लीडर ऑफ अपोजिशन का, जिनके पास सबसे ज्यादा सीट होगा, वो यहाँ पे आएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब आके इनको एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट कर सकती है ऑब्वियसली। अब ये इन्वेस्टिगेशन किस किस चीज के ऊपर करती है? करप्शन के ऊपर, इकोनॉमिक ऑफेंस के ऊपर, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, लेकिन ये किसी टेररिज्म के ऊपर नहीं करती है। ये जरूर याद करना, इसलिए मैंने रेड मार्क से किया, एज इट इज पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर, जिनका लेवल डीआईजी के लेवल पे होता है, और 2 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। हर 2 साल में इनको चेंज करते हैं। अभी ये न्यूज में भी था, तो मोस्टली चांसेस है कि इसको पूछ भी लिया जाए यूपीएससी प्री में, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बता भी दिया है इसको। अदर एडिशनल 2 मेंबर होते हैं, एक तो होता है जॉइंट डायरेक्टर होता है, दूसरा होता है डिप्टी आईजी और एसपी लेवल पे होते हैं, जो इसके अदर 2 मेंबर होते हैं जो टेम्पररी के लिए रहते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर केस को लेके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीआईसी या तो एसआईसी। सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एसआईसी मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, ये आया था आरटीआई एक्ट 2005 से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहली बात है, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मोस्टली मेंबर जितने मेंबर होते हैं वो मोर देन 10 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ये गलत है,
10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सबसे पहले ये शर्त है। सेम चीज़ है CIC के लिए भी यही है कि 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटली अभी कितने हैं CIC में, एक खुद CIC और 6 मेंबर अदर मेंबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल 7 मेंबर्स ही है और 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनके सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं। तो देखिए पहली बात तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशनर है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशनर उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ठीक है। तो सेंट्रल के हैं उनमें जो सिलेक्शन कमेटी में PM होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के होते हैं, और यूनियन होम मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, एक तो इसमें और दूसरे किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अपॉइंटमेंट्स में। हर बार ये कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा बढ़ता है जब 2-3 अपॉइंटमेंट्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से ये आपको मैंने एक माइंड मैप प्रोवाइड कर दिया कि आप डिटेल में इसको समझ पाओगे, ठीक है। दूसरा टर्म ऑफ एज अ प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं, इनके टर्म्स कितने रहेंगे। मोस्टली 65 ईयर्स में मतलब इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते लोकपाल और लोकायुक्त पे। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 के एक्ट से आया था, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रीवेंसेस सिस्टम है जो कि ग्रेड A या तो ग्रेड B के सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। अब इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है लोकपाल को, और लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी होती है लोकपाल के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, और एक CGI और नॉमिनी CGI होता है जो अपॉइंट करता है लोकपाल को। सेम चीज, बस यहाँ पे हाईकोर्ट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाईकोर्ट आ जाएगा, वो लोकायुक्त को अपॉइंट करता है, ठीक है। इनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है और 70 ईयर्स तक रिटायरमेंट एज होती है इनकी, ठीक है। और टोटल मेंबर कितने होते हैं, चेयरमैन होता है और प्लस 8 अदर मेंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन क्या होती है, जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और नॉन जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी या तो कोई ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नीति आयोग के ऊपर। देखिए नीति आयोग का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था। किस तारीख पे हुआ था ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, स्पेशली जो स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहा है, ठीक है। कौन इसको फॉर्म बाय द यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल से हुआ था। ये बॉटम अप अप्रोच के सिस्टम से काम करता है कि एक स्टेट की सुनेगा फिर सेंट्रल के लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा। कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन होता है इसके प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिसर चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट का अपॉइंट करती है, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल होती है, जो काउंसिल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिल के गवर्निंग काउंसिल बनाते हैं और उसके एडवाइस पे ये काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, इसका कोई भी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं CVC के ऊपर। सेम चीज है, संथाल कमेटी का ही रिकमेंडेशन था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। ये आया था एक्ट 2003 था, मतलब ये स्टैट्यूटरी है। इनकी जो सैलरी है वो UPSC के बराबर होती है, मतलब इतनी पावर दी गई है। इवन जो CBI की जो सैलरी होती है ना, या तो जो टेन्योर होती है वो CVC एक्ट से ही डिफाइंड होती है। ये चीज को जरूर याद करना, कोई ना कोई टेस्ट में आपको जरूर मिलेगा, बहुत डीपली वाली चीज है ये, ठीक है। तो कमिटी, इसके जो कमीशंस होते हैं, जो एक कमिश्नर होते हैं प्लस 2 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, और जो इनका रिजिग्नेशन होता है वो प्रेसिडेंट के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका, तो प्रेसिडेंट करता है। तो इनकी भी एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के होते हैं और होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो इनका टर्म्स होता है वो 4 ईयर के लिए होता है और 65 ईयर ऑफ इनकी रिटायरमेंट एज होती है। तो दोस्तों मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बता दिया अच्छे से डिटेल में। बस आपको अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।